नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 8 का व्याकरण देखेंगे। छात्रों, प्रत्येक वस्तु का ना कोई नाम अवश्य होता है। बिना नाम के किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का हम पता नहीं लगा सकते, उसे बोध नहीं कर सकते। बिना नाम के किसी व्यक्ति के साथ जान पहचान करना, बातचीत करना, अपने संबंधों को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। इसी को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम तथा भाव का नाम या समूह का, इस सभी इस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी व्यक्ति के नाम आते हैं, जैसे अब्दुल कलाम, गांधी जी, महात्मा गांधी, रमा, रोहन। वस्तुवाचक संज्ञा के अंतर्गत वस्तु के नाम आते हैं, टेबल, कुर्सी, मोबाइल, कंप्यूटर, ये नाम आते हैं। स्थानवाचक संज्ञा के अंतर्गत आगरा, दिल्ली, ताजमहल, लाल किला, ये आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ईमानदारी, सच्चाई, बुढ़ापा, वीरता, ये आते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्य, दूध, दही तथा खनिज पदार्थ। और समूहवाचक द्रव्य संज्ञा के अंतर्गत समूह, जैसे सेना, टीम, कक्षा, ये आते हैं। तो ये संज्ञा के 5 भेद हैं, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो आइए हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं। महाराष्ट्र के किलों का प्रदेश कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी ने अपनी जनता तथा सेना दरबारियों की सुरक्षा के लिए यहाँ 3 प्रकार के किलों का निर्माण कराया। पहले प्रकार के किले स्थल दुर्ग कहलाते हैं। ये किले महाराष्ट्र के मैदानी क्षेत्रों में स्थित है। दूसरे प्रकार के किले जलदुर्ग कहलाते हैं, जो समुद्र मार्ग से आने वाले दुश्मनों को बचाने के लिए बनाए गए हैं। तीसरे प्रकार के किले गिरिदुर्ग कहलाते हैं। ये गिरिदुर्ग महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए गए हैं, ताकि इन मार्गों से आने वाले दुश्मनों से बचा जा सके। इन मार्गों में उस काल की अप्रतिम कला वस्तुएं एवं वीरता के प्रदर्शन होते हैं। इन किलों से शिवाजी से जुड़ी अनेक वस्तुएं, शास्त्र, अस्त्र और आभूषण निकालकर अब संग्रहालय में रख दिया गया है। तो इस उपयुक्त वाक्य में हमें महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, जनता, सेना, दरबारी, दुर्ग, जल, वीरता, शत्रु, वस्त्र, आभूषण और संग्रहालय आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज शब्द किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति विशेष का बोध करते हैं। महाराष्ट्र या संग्रहालय यह एक स्थान है। इससे हमें किसी स्थान का पता चलता है। शस्त्र, अस्त्र, आभूषण ये सभी वस्तु के अंतर्गत आते हैं। इससे हमें किसी वस्तु का बोध हो रहा है। समूह, समुदाय का बोध जनता, सेना, दरबारी, ये हमें समूहों को दिखा रहे हैं। इसके अंदर समूह है, ये समूहवाचक संख्या हो गई। जल शब्द से हमें द्रव्य का बोध हो रहा है और वीरता से
हमें भाव का बोध हो रहा है। तो इन सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की पहचान क्या है? नाम। तो चाहे वो व्यक्ति का हो, स्थान का हो, वस्तु का हो, समूह का हो, द्रव्य का हो या भाव का हो। तो व्यक्ति कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। स्थान है महाराष्ट्र तथा संग्रहालय। वस्तु है अस्त्र शस्त्र आभूषण। समूह है जनता, सेना, दरबार। और द्रव्य है जल। और भाव है वीरता। इस पर से आपको किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी के नामों को संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का कुछ ना कुछ, इसके पहले भी हमने देखा है, कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। नाम द्वारा ही हर व्यक्ति की पहचान संभव है। ये विविध नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं ये हम देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नामों का बोध होता है। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत 3 आते हैं, चाहे व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु या स्थान, उनके नामों का बोध होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण के कई रूप हैं। तो श्री कृष्ण क्या है? एक व्यक्ति है। जैसे भी बोला, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की। भीमराव अंबेडकर क्या है? एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। महाराष्ट्र मुंबई की राजधानी है। ये क्या हो गया? स्थान, मुंबई महाराष्ट्र। लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो लाल किला ये क्या हो गया? स्थान हो गया। दिल्ली वो भी एक स्थान हो गया। आगरा का ताजमहल प्रसिद्ध है। तो आगरा ये भी स्थान हो गया और ताजमहल ये भी स्थान हो गया। मेरी किताब का नाम व्याकरण संसार है। ये वस्तु हो गई। मेरे पास 2 फोन है, मोबाइल फोन है, वस्तु हो गई। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है। तो जो भी लिखी हुई चीजें होती है वस्तु के अंतर्गत आते हैं। चाहे रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, वेद हो, चारों वेद, जो लिखी हुई चीजें होती है वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? वस्तु के अंतर्गत आते हैं। हमारी गाय का नाम गौरा है। तो नाम गाय, गाय तो है पर उसका नाम क्या है? गौरा। तो एक प्राणी। तो किसी भी व्यक्ति हो, वो वस्तु हो, स्थान हो, ये किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपको सब, किसी ना किसी के, व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, या स्थान का हो, आपको नाम दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पे उपयुक्त वाक्य में श्री कृष्ण, व्याकरण संसार, मुंबई, महाराष्ट्र और गौरा शब्द आए। तो पहले वाक्य में श्री कृष्ण क्या है? व्यक्ति। दूसरे व्याकरण में व्याकरण संसार, ये वस्तु है। तीसरे वाक्य में मुंबई महाराष्ट्र स्थान है। और चौथे वाक्य में गौरा, ये प्राणी है। ये प्राणी का पता कर रहे हैं, बोध करा रहे हैं। तो क्या है इसकी परिभाषा? व्यक्तिवाचक संज्ञा की, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान
या प्राणी के नामों का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके अंतर्गत पहाड़ों के नाम आ सकते हैं, सातपुड़ा पर्वत, समुद्रों के नाम आ सकते हैं, अरब महासागर, हिंद महासागर, नदियों के नाम आ सकते हैं, गंगा, यमुना, कावेरी। किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उनके नाम इसके अंतर्गत आते हैं। अभी हम देखेंगे दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार की बहुत से वस्तुओं को या पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको पूरी जाति का, पूरे समूह का बोध होगा। जैसे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, यह पुस्तक मेरी है। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, यह शहर बहुत बड़ा है। तो इसके अंतर्गत देखिए, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, पर कौन से दफ्तर जा रहे पता नहीं, नाम नहीं दिया है दफ्तर का। यह पुस्तक मेरी है, यहाँ पे पूरे पुस्तक का, आपको पूरे पुस्तकों का बारे में बताया गया है, किसी पुस्तक का नाम नहीं दिया है। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, पर कोई घोड़े का नाम नहीं दिया है। उसके बाद यह शहर बहुत बड़ा है, कौन सा शहर है उनका नाम नहीं दिया है। शहर के बारे में, सभी शहरों के बारे में, तो वे मुंबई हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोलकाता हो सकता है, मैसूर हो सकता है, पर इसके अंतर्गत आपको कोई भी नाम, पूरे शहरों के बारे में आपको बोध करा रहे हैं। पूरे पुस्तकों के बारे में, पुस्तक पर कोई भी पुस्तक हो सकती है, दफ्तर कोई भी दफ्तर हो सकता है, घोड़ा कोई भी घोड़ा हो सकता है। तो इसके अंतर्गत आपको कोई भी प्राणी भी हो सकता है। तो आपको इसके अंतर्गत क्या दिखाई दे रहे हैं? इसके अंतर्गत आपको नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे फल, और फल के अंतर्गत सभी फल आते हैं, सेब, पेरू, अमरूद, आम। परंतु अभी मैं बोल रही हूं मैं आम खा रही हूं, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि कौन सा आम खा रही हूँ, हापुस खा रही हूँ, नीलम खा रही हूँ, वो नहीं पता। तो आपको इसके अंतर्गत देखिए, इन वाक्यों में पिताजी शब्द से व्यक्ति की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। पिताजी, अब किसके पिताजी, कौन से, कोई पता नहीं। पिताजी, किसके पिताजी पता नहीं, या फिर कौन सा दफ्तर है ये भी पता नहीं है। उसके बाद पुस्तक शब्द से संपूर्ण पुस्तक जाति का हमें बोध हो रहा है। घोड़ा से संपूर्ण प्राणी का बोध, प्राणी जाति का बोध हो रहा है। शहर से स्थान का बोध हो रहा है। तो ये क्या हो गई आपको जातिवाचक संज्ञा। अब क्या फर्क है जातिवाचक संज्ञा में, आप कैसे पहचानोगे कि ये जातिवाचक संज्ञा है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसके अंतर्गत एक छोटी सी चीज छुपी हुई है। आपको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपको किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, प्राणी का या भाव का आपको नाम दिखाई देगा। देखो यहाँ पे श्री कृष्ण महाराष्ट्र व्याकरण संसार किताब दिखाई, पुस्तक और व्याकरण संसार, क्या बोला है, व्याकरण संसार। गाय, गाय का भी नाम दिया, प्राणी का भी नाम दिया है, गौरा, है ना। अब यहाँ पे आपको मुंबई महाराष्ट्र शहर का नाम दिया है, मुंबई महाराष्ट्र, श्री कृष्ण। इसके अंतर्गत आपको क्या दिखाई दे रहे, जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपको नाम दिखाई देंगे, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के, वस्तु के, स्थान के, किसी के भी आपको नाम दिखाई देंगे।
परंतु जातिवाचक के अंतर्गत आपको क्या क्या होगा? जातिवाचक में पूरी जाति का बोध हो रहा है। किसी किताब के बारे में आपको नाम नहीं दिया जाएगा, स्थान के बारे में आपको नाम नहीं दिया जाएगा, शहर के बारे में, घोड़ा इसका नाम नहीं दिया, चेतक है या और कोई है, दफ्तर के बारे में, पिताजी के बारे में, किसके पिताजी, इसके बारे में। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसके अंतर्गत क्या फर्क दिखाई दे रहा है कि इसमें जातिवाचक संज्ञा में नाम नहीं आते हैं, पूरी जाति का बोध करते हैं। गुलदस्ते में फूल है, अब कौन से फूल है? गुलाब के हैं या सूरजमुखी है, कौन से फूल है बताने से गुलदस्ते में फूल है, तो क्या कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक, क्योंकि फूल का नाम नहीं दिया है, सिर्फ गुलदस्ते की बात की है। और गुलदस्ते में गुलाब के फूल है, यदि ऐसा बोला गया तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हम बता रहे गुलाब के फूल है। यदि मैं आपको बोलूंगी आपको कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? डॉक्टर एपीजे कलाम के बारे में। यदि मैं बोलूंगी तो ये किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अभी मैं बोलूंगी भारत में अनेक वैज्ञानिक हैं, कोई वैज्ञानिक के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, वैज्ञानिक के बारे में बात बता रहे हैं, तो किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जिसमें आपको नाम नहीं होगा। यहां तक आपको यह फर्क समझ में आया होगा। तो ये है आपकी संज्ञा। अब हम भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा अगले कालांश में देखेंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का फर्क। अभी हम अगले कालांश में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।